साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। साथियों इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, हिंदू महासभा, जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ इन सभी का क्या अंतर संबंध है, क्या कनेक्शन है, और ये भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो जननी है, आदि जननी है, उसको आरएसएस को माना जाता है। तो ऐसा क्यों? कुछ कुछ राजनेता ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जन्म एक तरह से कांग्रेस से ही हुआ है। तो इन सारे दावों की आज हम पड़ताल करेंगे, आज जानेंगे इस वीडियो में कि क्या इन सभी पार्टी के अंतर संबंध हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में भी हम विस्तार से जानेंगे। तो साथियों फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले जो माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इसकी स्थापना 1885 से हुई थी, और यहीं से ही, इसी के बाद से ही इन सभी तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ। तो देखते हैं कि क्या इन दावों में सत्यता है कि कांग्रेस से इन सब का निकलना किस तरह से हुआ या नहीं भी हुआ। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, और इसके बारे में जो स्थापना को लेकर विचार है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी और लाइटनिंग कंडक्टर, इसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए हम आगे बात करते हैं कि किस तरह से इन सभी पार्टियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ाव कांग्रेस से रहा, वो देखते हैं, या इनके जो संस्थापक थे वो किसी न किसी रूप से कांग्रेस से जुड़े हुए थे। तो इसके बाद जो बारी आती है वो आती है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का जो गठन 1915 में हुआ हरिद्वार में कुंभ के मेले में, और इसको बनाने वाले थे मदन मोहन मालवीय जी। तो ये कांग्रेस के एक तरह से अध्यक्ष भी रहे, और 1909, 1919 और 1932 3 बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। और ये देखिए, साथ ही साथ ये हिंदू महासभा की स्थापना भी इन्होंने की 1915 में हरिद्वार में कुंभ के मेले में। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कांग्रेस से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना की। और इसके बाद 1933 में ये एक राजनीतिक पार्टी के रूप में सामने आई, क्योंकि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत 1937 से चुनाव आयोजित किए जाने थे। तब उसमें प्रतिभाग लेने के लिए ही इसने खुद को राजनीतिक पार्टी के रूप में घोषित किया। इसके बाद 1937 से लेके 1943 तक इसके जो प्रमुख रहे यानी कि अध्यक्ष रहे वो BD सावरकर रहे, और इसके बाद 1943 से लेके 1946 तक इसके प्रमुख रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो SP मुखर्जी, जिन्होंने बाद में आगे चलकर जनसंघ बनाई, देखते हैं कैसे बनाई। तो ये इसके प्रमुख रहे। उसके बाद इनका चयन संविधान सभा में भी हुआ पश्चिम बंगाल सीट से, और इनको 15 अगस्त 1947 को SP मुखर्जी को हिंदू महासभा जो पार्टी है इनकी ओर से ही नेहरू सरकार में स्थान दिया गया, और इनको केंद्रीय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री भी बनाया गया। लेकिन 30 जनवरी 1948 को गॉडसे द्वारा महात्मा गांधी की जब हत्या की जाती है, तो माना जाता है कि गॉडसे हिंदू महासभा के एक सदस्य थे, और इस वजह से हिंदू महासभा का अब समाज में नाम अब बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। और उसके बाद चूंकि चुनाव भी होने थे, तो इस वजह से SP मुखर्जी अब हिंदू महासभा के साथ भी रहने वाले नहीं थे। इसके बाद ही एक और एक समस्या सामने आ जाती है कि 1950 में नेहरू लियाकत समझौता होता है। इसका सीधा सीधा जो असर था वो पाकिस्तान में रह रहे हिंदू समुदाय में, यानी कि उनको वहीं रहने दिया जाए और उनकी रक्षा संरक्षा पाकिस्तान की सरकार देखेगी। लेकिन ये बात SP मुखर्जी को मंजूर नहीं थी, और इस वजह से उन्होंने KC नियोगी के साथ नेहरू की सरकार से त्यागपत्र दे दिया, और वो अब 1951 में बाहर आ गए इस सरकार से, और वो उसी समय इन्होंने पार्टी बनाई भारतीय जनसंघ। और इसके लिए उन्हें बहुत बड़ा जो समर्थन मिला RSS से। RSS ने इस पार्टी को सपोर्ट किया, और RSS जो कि 1925 में बनी थी, और इसी पार्टी के जो द्वितीय सरसंघ चालक थे MS गोलवलकर जी, उनसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बात की, और यहीं से ही RSS का भारतीय जनसंघ से जुड़ाव हो गया, क्योंकि
हिंदू महासभा भी प्रतिबंधित थी। इस हत्या के कारण आरएसएस को भी अप्रत्यक्ष रूप से शक किए जाने की वजह से प्रतिबंधित कर दिया गया। तो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अब एक राजनीतिक अपना एक प्लेटफॉर्म तलाश रहे थे। उन्होंने नेहरू सरकार से इस्तीफा देने के बाद आरएसएस से कांटेक्ट किया और एक पार्टी बनाई, राजनीतिक पार्टी, और भारतीय जनसंघ इस तरह से सामने आता है। इसके बाद जब 1951 भारतीय जनसंघ बना तो यहीं से ही एसपी मुखर्जी ने जो अल्पसंख्यक समुदाय है यानी कि कश्मीर का, वहाँ पर वो गए 1953 में, और 53 में वहाँ पर चूँकि परमिशन से ही जाया जा सकता था, इस वजह से उनको वहाँ गिरफ्तार कर लिया और लगभग 40 दिन बाद ही वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो मई में गए थे और जून में इनकी वहाँ रहस्यमय तरीके से एसपी मुखर्जी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ये माना जाने लगता है कि अब किस तरह से अब भारतीय जनसंघ आगे बढ़ेगा। तो उस समय दीनदयाल उपाध्याय जी सामने आते हैं और दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से ये सरकार, इनकी जो पार्टी है वो आगे बढ़ती है। और फिर आपको पता है कि 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी लगा दी जाती है, और इमरजेंसी में ही जो जनसंघ से आए हुए नेता, जो जनसंघ के जो नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी, उनको कारावास में डाल दिया जाता है। और 1977 में जनता पार्टी यानी कि जो उस समय की सभी पार्टी थी कांग्रेस के सामने, कांग्रेस में विभाजन होकर चुका था। कांग्रेस ओ जो मोरारजी देसाई की पार्टी थी, और भारतीय लोकदल जो चौधरी चरण सिंह और राजनारायण का था, और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ये हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक, और बाबू जगजीवन राम, ये इनकी पार्टी थी। और एक प्रमुख पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी, इसमें सोशलिस्ट पार्टी, इसमें मधु लिमिये, जॉर्ज फर्नांडीज, तो ये लोग थे इसमें। तो ये सभी पार्टियों ने, प्रमुख पार्टी थी, इन्होंने मिलकर उस समय 1977 की जनता पार्टी का गठन किया और इस पार्टी ने चुनाव लड़ा। और चूंकि इंदिरा गांधी की जो इमेज थी वो खराब हो चुकी थी, इस वजह से 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है। और इस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी को विदेश मंत्रालय और लाल कृष्ण आडवाणी जी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ही एक समस्या अंतर्द्वंद की शुरू हो जाती है। वो समस्या यह रहती है कि जो जनता पार्टी में जो आए हुए सोशलिस्ट पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि जो आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, वो जनता पार्टी के सदस्य नहीं बन सकते, या जनता पार्टी के सदस्य बने रहना चाहते हैं वो आरएसएस के नहीं हो सकते। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो सीधा सीधा असर पड़ रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन पर ही पड़ रहा है। तो इस वजह से यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या इनके सामने आ जाती है कि जो जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी, इंदिरा गांधी यानी कि कांग्रेस आई यानी कि इंदिरा कांग्रेस को मात देने के लिए, तो इन सभी ने मिलकर जो बनाई थी। अब यहाँ पर समस्या आ जाती है कि भारतीय जनसंघ के जो नेता आए हुए हैं, तो भारतीय जनसंघ के अटल और जो लाल कृष्ण आडवाणी है, ये अब आरएसएस की सदस्यता नहीं रख सकते। तो या तो आरएसएस के सदस्य रहें या ये जनता पार्टी के अंदर बने रहें। तो अटल और जो आडवाणी जी ने साफ मना कर दिया और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया 1979 में। और त्यागपत्र देने के बाद फिर प्रतीक्षा की गई, देखा गया कि 1980 के जो जनवरी के चुनाव हैं, जनवरी 1980 में चुनाव हुए और इन चुनावों में कांग्रेस बहुत भारी भरकम मतों से, सीटों से आगे जीतती है और जनता पार्टी को मात्र 31 सीटें मिलती हैं।
इस स्पष्ट है कि जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उसके बाद कुछ भी ना होने की स्थिति में अब ये दोनों बाहर निकलते हैं और 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी यानी कि जनता पार्टी में से ही अलग होकर 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन करते हैं। और यहाँ पर ये भी बता दें कि आरएसएस का साथ, चूँकि शुरुआत में आरएसएस ने भारतीय जनसंघ को, एसपी मुखर्जी को सपोर्ट किया था, तो यहाँ पर जनसंघ के ही जो अटल और आडवाणी जी हैं, इन्होंने आरएसएस का साथ ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ा और इन्हीं के ही सपोर्ट से फिर बीजेपी का गठन किया। तो इसलिए साथियों आज भी यही माना जाता है कि बीजेपी को आरएसएस का जो वरद हस्त है, आशीर्वाद है, वो इसलिए मिला हुआ है क्योंकि हमेशा दोनों की जो सोच है, विचारधारा है और साथ सहयोग हमेशा से ही बना रहा है। तो एक बार मैं समराइज़ कर दूं किस तरह से सारी चीज़ें थी कि इनमें अंतर संबंध की बात हो रही थी कि कांग्रेस से ही एक जुड़ाव किस तरह से माना जाता है, कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मालवीय जी थे, उन्होंने जो 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी, उन्होंने हिंदू महासभा का गठन किया और ये 33वीं राजनीतिक पार्टी बनी और इसके अध्यक्ष लगातार सावरकर बने और उसके बाद एसपी मुखर्जी इसके अध्यक्ष रहे और वहीं से ही ये नेहरू सरकार में केंद्रीय उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। और उसी समय गॉडसे जो हिंदू महासभा के थे, उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। इस वजह से अब एसपी मुखर्जी हिंदू महासभा से अलग थलग होने लगे और एक समस्या और नेहरू लियाकत समझौता का विरोध एसपी मुखर्जी ने किया, जिस वजह से अब ये एक स्वतंत्र एक पार्टी बनाने की इच्छा रखते थे। तो ऐसे समय में आरएसएस ने इनको सपोर्ट किया और 51 में यानी कि 1951 में भारतीय जनसंघ यानी कि 1951 में जनसंघ की स्थापना आरएसएस के सपोर्ट से होती है। और इधर जब ये एसपी मुखर्जी जाते हैं कश्मीर में, तो वहाँ पर इनको पुलिस द्वारा जेल में डाल दिया जाता है और वहाँ पर इनकी जून में मृत्यु हो जाती है। फिर दीनदयाल उपाध्याय जी इसको संभालते हैं, 75 की इमरजेंसी लगती है और इसके विरोध में सारी राजनीतिक पार्टियां अंदर आके विरोध में हो जाती हैं और जेपी जयप्रकाश नारायण जनता पार्टी बनाते हैं। इसमें ये सारी पार्टियां होती हैं, लेकिन यहाँ सोशलिस्ट पार्टी द्वारा जनसंघ का ही विरोध किया जाता है, यानी कि जनसंघ भी इसी में थी, भारतीय जनसंघ, और इसमें अटल और आडवाणी। तो इतने सारे दलों को, प्रमुख दलों को लेकर ये बनी थी। लेकिन वही दोहरी सदस्यता वाली बात आती है कि जनता पार्टी का सदस्य जो रहना चाहता है वो आरएसएस की सदस्यता त्यागे, और आरएसएस बना रहना चाहता है तो उसको इस पार्टी की सदस्यता त्यागनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये लोग जो है इस पार्टी की सदस्यता त्याग देते हैं और उसके बाद आरएसएस के ही बड़े सपोर्ट से बीजेपी का गठन करते हैं। तो साथियों, अपेक्षा करता हूँ आपको ये डायग्रामेटिक निरूपण समझ में आया होगा। कहीं कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगली वीडियो हम जल्द मिलेंगे। कांग्रेस के बारे में हम जानेंगे कि कांग्रेस का गठन किस प्रकार से हुआ, सेफ्टी वाल्व थ्योरी या लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में। तो बने रहिए साथ, और कोई भी आपका सुझाव हो वो कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। धन्यवाद।